अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाज़िर हैं और इससे पहले कि हम चलें न्यूज़ की तरफ, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ-साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर देंगे तो जी, जैसे ही कोई नई वीडियो आएगी, हमेशा जैसे मैं आपको बताती हूँ कि फ़ौरन ही नोटिफ़िकेशन भी आ जाएगा। बात करेंगे सबसे पहले पाकिस्तान की और सबसे पहले ईरान की है। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि इजराइल और ईरान के बीच में एक टेंशन जो है वो बहरहाल चल रही थी और अभी भी कहा यही जा रहा है कि थोड़ी बहुत टेंशन अभी भी है, लेकिन आज जब ये वीडियो आप तक आएगी उस वक्त जी ईरान के प्रेसिडेंट जो हैं, जी हाँ, वो पाकिस्तान के 2 दिन के विजिट पर आ रहे हैं और बताया यही गया है कि जी 2 दिन का विजिट होगा ईरानियन प्रेसिडेंट का। इसके अलावा इस्लामाबाद पहुंचेंगे वो और इस्लामाबाद के अलावा वो जाएंगे कराची भी, यानी कि 22 जो आज है, जी हाँ, आज वो पहुंचेंगे इस्लामाबाद और कल का दिन जो है 23 जो है उसको वो कराची विजिट करेंगे और इस वजह से कराची में स्कूल, कॉलेजेस, ऑफिसेस सबको छुट्टी दे दी गई है। जी हाँ, एक तरह से बिल्कुल हॉलीडे है और सबको कहा गया है सब घरों में बैठे हैं और बताया ये जा रहा है कि क्योंकि ईरानियन प्रेसिडेंट आ रहे हैं तो सिक्योरिटी रीजंस की वजह से स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज और तमाम सरकारी ऑफिसेज जो हैं उनको बंद रखने की हिदायत की गई है। अब अगर कोई प्राइवेट ऑफिस वाले भी अपना छुट्टी करना चाहें और जाकर कोई अपना पिक्चर विक्चर देखना चाहें या घर में बैठना चाहें तो वो भी बैठ सकते हैं। आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि एक तरफ तो हम कहते हैं कि जी हमने टूरिज्म करनी है, एक तरफ हम कहते हैं हमें बिजनेस करना है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी भारत की तरह या दूसरी कंट्रीज की तरह जो है जो इंटरनेशनल कंपनीज होती हैं या कोई भी दूसरी कंट्री वो आके इन्वेस्टमेंट करे और हमारे यहाँ जो है हम भी बजाय लोन लेने के हमारे यहाँ भी जो है इन्वेस्टमेंट हो और हम भी काम वाम करें, लेकिन अगर सिक्योरिटी का ये हाल है कि अगर ईरानियन प्रेसिडेंट पाकिस्तान आ रहे हैं तो और उसके बाद कराची जा रहे हैं जो कि मेन सिटी है, मेन बिजनेस सिटी जो है वो कराची है पाकिस्तान की, और वहां पर अगर आप पूरे शहर में जो है वो छुट्टी दे देते हैं और सबसे कहते हैं कि भाई ना स्कूल आओ, ना कॉलेज जाओ, ना यूनिवर्सिटी जाओ, ना ऑफिस जाओ, सब लोग घर पे रहें, और तभी ईरानियन प्रेसिडेंट जो है वो कायदे आजम के मजार पे जाएंगे, वहां फूलों की चादर या जो कुछ भी है वो चढ़ाएंगे और इसलिए पूरा शहर जो है उसको घर बिठा दिया जाएगा, एक अजीब कर्फ्यू सा लग जाएगा पूरे शहर में। इससे आप अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान के लोग जो हैं वो कितने महफूज हैं और पाकिस्तान में सिक्योरिटी का क्या हाल है कि इस तरह से नॉर्मल तरीके से जब बाकी कंट्रीज में जैसे कोई भी हेड ऑफ स्टेट आता है उस तरह से पाकिस्तान में नहीं आ सकता, ना ही पाकिस्तान में वैसे घूम फिर सकता है। इस्लामाबाद में अलबत्ता अभी नहीं कोई कुछ कहा गया कि स्कूल कॉलेजेस बंद हो, लेकिन कराची में जरूर कहा गया है। कराची जो एक तरह से मेन सिटी है और सब लोगों को यही कहा जाता है कि जी बिजनेस सिटी कराची है और हर कंट्री को यही बताया जाता है कि आइए और आकर इन्वेस्टमेंट कीजिए, तो जाहिर है वो ये सब कुछ हाल जब देखेंगे उसके बाद इन्वेस्टमेंट करने के लिए कितने वो तैयार होंगे और कितना उनका मूड बनेगा ये तो खैर लोग ही बता सकते हैं, लेकिन हमें कोई खास अच्छे की उम्मीद दिखाई नहीं देती। उसकी रीजन यही है कि अगर आपकी कंट्री में सिक्योरिटी का ये हाल है कि एक किसी भी कंट्री का, चाहे वो ईरान का हो, चाइना का हो या कोई भी प्रेसिडेंट अगर आपके यहाँ आता है और आप लोगों को घर बैठने के लिए कहते हैं क्योंकि आप हिफाजत नहीं दे सकते अगर लोग भी बाहर हुए, तो इसका मतलब यही है कि ईरानियन प्रेसिडेंट भी अपनी जान पर खेल कर आ रहे हैं। जैसे कि हमने पहले देखा, लास्ट वीक आपने देखा ही कि किस तरह से पहले तो चाइना के जो नेशनल्स थे उनके ऊपर अटैक हुआ, फिर जापानीज नेशनल्स के ऊपर अटैक हुआ और बजाय उस पर शर्मिंदा होने के हमारे यहाँ से कहा गया कि वो जापानीज पे जी इसलिए अटैक हो गया क्योंकि उनको चाइनीज समझे। मतलब आप इन लोगों का कहने का मतलब ये है कि वो जो अटैक करने आए थे मतलब वो इतने ढक्कन थे कि उन्हें पता ही नहीं है कि जापानीज और चाइनीज में क्या फर्क होता है, उनको वो एक ही लगे। मगर ये जरूर है कि उनकी गाड़ी कब निकलेगी, कहाँ से चलेगी, कौन से रूट से जाएगी, ये सारी बातें वो लोग जानते थे। हाँ, मगर वो चाइनीज और जापानीज में जो है वो फर्क नहीं कर पाए। ये बात पाकिस्तान की अथॉरिटीज ने जब कही तो यकीनन पाकिस्तान की तरह बहुत सी कंट्रीज के लोग भी हंस पड़े होंगे और सोच रहे होंगे कि यार अजीब लोग हैं, मतलब हद होती है कोई बेवकूफी की। लेकिन खैर बहरहाल ईरानियन प्रेसिडेंट आ रहे हैं और कहा यह भी जा रहा है कि ईरान के साथ एक तो गैस पाइपलाइन के ऊपर तो आप जानते ही हैं कि काम करना है, जिसके ऊपर कई तरह के एतराजात भी हैं और साथ साथ अमेरिका ने यह भी कहा है कि अगर पाकिस्तान ने गैस पाइपलाइन पे काम किया ईरान के साथ तो पाकिस्तान को भी सैंक्शंस देखनी पड़ सकती हैं। वैसे हमें सैंक्शंस देखनी पड़े ना पड़े हमारा हाल अभी भी वैसा ही है
کیونکہ ہمارے پاس کھونے کے لیے کچھ بچا نہیں ہے، تو اس لیے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم تو کام کریں گے، سینکشن لگانی ہے تو لگا دو۔ لیکن امریکہ کو بھی ظاہر ہے پاکستان کی ضرورت ہے، ایک طرف چائنا ہے، دوسری طرف بھارت ہے، اور ایک طرف ایران ہے، ساتھ میں افغانستان ہے۔ تو ان سب لوگوں کو ڈرانے دھمکانے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے، ظاہر ہے کہ پاکستان سے اچھی چوائس کیا ہو سکتی ہے امریکہ کی؟ تو اس لیے امریکہ مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان پہ کسی قسم کی سینکشنز لگانے کے موڈ میں ہے۔ وہ صرف ایک ایسی ہی دھمکی ہے یا اسی طرح کی بات ہے جیسے ایران نے اسرائیل پہ کیا اور اسرائیل نے ایران پہ کیا، اور وہاں دونوں میں پتہ کسی کو بھی کچھ نہیں لگا۔ لیکن خیر ہوتا ہے، بڑے بڑے شہروں میں ایسی، بڑے بڑے دیشوں میں ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ مگر ہم ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ساتھ جو ایک اور نیوز بھی چل رہی ہے اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان اور ایران جو ہے وہ ایگری ہو گئے ہیں اسٹیبلش کرنے کے لیے اسپیشل اکنامک زون۔ جی ہاں، دونوں کنٹریز مل کر جو ہے وہ اکنامک زون بنائیں گی، اور اس کے ساتھ یعنی دونوں مل کے اکانومی پہ کام کریں گے، اور ایک زون بنائیں گے جس میں اکانومی میں کام کیا جائے گا۔ اور بتایا یہی گیا ہے کہ اس میں پاکستان اور ایران دونوں شامل ہوں گے۔ اب اس میں کیا کام کیا جائے گا؟ ایک تو خیر گیس پائپ لائن تو ہے ہی، لیکن اس کے علاوہ ایران اور پاکستان کیا کر سکتے ہیں یہ تو خیر ان کے پریزیڈنٹ آئیں گے تو وہی بتائیں گے نا۔ کیا پتا وہ مٹر چھیلنے کے لیے بات کرنا شروع کر دے گا، آپ کیا لوگ مٹر بڑا اچھے چھیلتے ہیں۔ لیکن خیر پاکستان یہ بات بھی کر رہا ہے، لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ آپ یہ مت سمجھیے کہ ہمارے یہاں لوگوں نے باولی باتیں کرنی چھوڑ دی ہیں، نہیں نہیں ایسا نہیں ہے، کم ضرور کر دی ہوں گی، لیکن ٹائم ٹو ٹائم ایسے ایسے شوشے ہمارے یہاں سے چھوڑے جاتے ہیں کہ ہم خود بھی حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ آخر کیوں کہا انہوں نے ایسا کون سا ڈرگ لیا تھا، انہوں نے ایسا کیا کھا لیا تھا یا کیا پی لیا تھا یا کیا دیکھ لیا تھا جس کی وجہ سے اس قسم کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ لیکن وہ باتیں کیا ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ جی ہاں، ہمارے یہاں جو گورنر سندھ ہیں، جی ہاں کامران تسوری صاحب، ان کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان میں بھی اسی طرح کے ایونٹس ہونے چاہیے اور اس طرح کی شادیوں کے ایونٹس ہونے چاہیے جیسے انڈیا میں امبانی یعنی کہ مکیش امبانی صاحب نے اپنے بیٹے کا کیا تھا۔ یعنی مکیش امبانی وہ ہیں کہ جو پورے پاکستان کا قرضہ اتار سکتے ہیں اگر وہ چاہیں۔ خیر وہ چاہ نہیں رہے یہ ایک الگ بات ہے، لیکن اگر وہ چاہیں تو وہ پورے پاکستان کا قرضہ اتار سکتے ہیں، اور اتنا پیسہ ہے ان کے پاس۔ تو ان کے بیٹے کی شادی کے جو فنکشنز ہوئے تھے اس کو دیکھ کر کامران تسوری صاحب کا کہنا یہ کہ پاکستان میں بھی اسی قسم کے ایونٹس ہونے چاہیے، پاکستان میں بھی جب شادیاں ہوں تو اسی قسم کے ایونٹس اور اتنے ہی بڑے اسکیل کے اوپر جو ہے وہ فنکشنز ہونے چاہیے۔ اب پتہ نہیں کامران تسوری صاحب کیا سوچ کے یہ بات کر رہے ہیں، کس لیے یہ بات کر رہے ہیں، یعنی آپ کیا اگر وہ پیسے کے لحاظ سے نہیں بات کر رہے، صرف اس لحاظ سے بات کر رہے ہیں کہ جو بڑے بڑے لوگ آئے تھے، جو ہائی پروفائلز آئے تھے شادی میں شرکت کے لیے، اگر آپ ان کی بات کر رہے ہیں تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ہمارے تو صرف ایک ایران کے پریزیڈنٹ آ رہے ہیں تو یہاں سے وہاں تک سب کو گھر میں بٹھانے کو کہا جا رہا ہے کہ کوئی باہر نہ نکلے، جی ایسا نہ ہو کہ کوئی خامخواہ ادھر ادھر سے آ جائے، اور آپ کو پتہ ہے کس کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو ایسی جگہ پر ہائی پروفائلز آئیں گے شادی میں۔ ویسے ابھی بلاول بھٹو زرداری رہتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ بلاول صاحب کی شادی میں کوئی ہائی پروفائل جو ہیں ان کو بلانے کی بات کر رہے ہیں، مگر بات ساری یہ کہ جب مکیش امبانی نے ان کو بلایا تھا یا بلایا ہوگا تو یقیناً ان کے خرچے بھی اٹھائے ہوں گے، ان کو ٹکٹ بھی دیا ہوگا، ان کے لیے جہاز ڈیفرنٹ پرائیویٹ جیٹس جو ہیں وہ بھی ارینج کیے گئے ہوں گے، ان کے رہنے کھانے پینے ہر طرح کے ڈریسز تک ان کے مکیش امبانی صاحب نے بنوائے تھے۔ تو پاکستان میں اگر کسی کو بلائیں گے تو میرا خیال ہے وہ بیچارہ تو جاتے ہوئے چڈی بنیان میں ہی جائے گا۔ سوری، یہ ایڈٹ کر دینا، سوری میرا مطلب ہے کہ اگر یہاں پہ جو لوگ آئیں گے تو وہ جب واپس جائیں گے تو ہم انہیں ٹاول دیں گے کہ لپیٹ کے چلے جاؤ، اپنے گھر جا کے کپڑے پہن لینا۔ تو مطلب یہ کہ جو لائے ہوں گے وہ ہم جھاڑ لیں گے ان سے، اور اس کے بعد وہ چلے جائیں گے۔ اس کے بعد چاہے وہ بل گیٹس ہوں، ان کے پاس گیٹس نہیں رہیں گے اور بل ہم انہیں پہلے ہی پکڑا دیں گے کہ یہ لیجئے آپ نے جو کچھ کھایا اس کا بل۔ اور اسی طرح سے جو دوسرے گیسٹ آئیں گے ان کا حال بھی اس سے مختلف نہیں ہوگا۔ تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کامران تسوری صاحب آخر یہ بات کر کیوں رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں۔ لیکن خیر پاکستان کے کچھ منسٹرز نے اب یہ ضرور کہنا شروع کیا ہے کہ پاکستان کو لون نہیں چاہیے، پاکستان کو انویسٹمنٹ چاہیے۔ اب کہنے میں تو بہت اچھا لگتا ہے، ہم تو خود یہ کہتے رہتے ہیں صبح سے رات تک، ہم ویڈیوز میں بھی یہی بات کرتے ہیں کہ جی پاکستان کو انویسٹمنٹ چاہیے، پاکستان کو لون نہیں چاہیے، پاکستان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے، پاکستان کو کام کرنا چاہیے، پاکستان کو ٹریڈ اوپن کرنی چاہیے، بھارت کے ساتھ ٹریڈ کرنی چاہیے، باقی کنٹریز کے ساتھ ٹریڈ کرنی چاہیے، تاکہ ہم یہ آئی ایم ایف کے چنگل سے نکل سکیں، ورلڈ بینک سے نکل سکیں۔ مگر ہم نکلتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے۔ ہمیں ابھی بھی یہی لگ رہا ہے کہ جو ہمارے فائنانس منسٹر صاحب ہیں وہ ہر 2 دن کے بعد یہی کہتے ہیں کہ ہم آئی ایم ایف کے ایک نئے پروگرام میں جانے والے ہیں، ہم آئی ایم ایف کے ایک نئے شوز میں چلے جائیں گے، پروگرام میں چلے جائیں گے، اور اس کے بعد
पाकिस्तान को मजीद पैसा मिल जाएगा, पाकिस्तान को वर्ल्ड बैंक से पैसा मिल जाएगा, पाकिस्तान को IMF से पैसा मिल जाएगा, पाकिस्तान सऊदी अरब से पैसा ले लेगा। इसी किस्म की बातें की जाती हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि कहा गया कि जी सऊदी अरब को कि जी इस्लामाबाद जहां मैं मौजूद हूँ वहां पे 2 5 स्टार होटल्स बनाए, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि भाई वो 5 स्टार होटल आप बना तो देंगे लेकिन वहां रहेगा कौन, इसलिए कि फॉरेनर्स तो पाकिस्तान आते नहीं है, जो थोड़े बहुत बेचारे डरते सहमे आते हैं वो दोबारा नहीं आते। तो मुझे ये बता दें कि वो जो 5 स्टार दो दो 5 स्टार होटल्स बनवाए जा रहे हैं इस्लामाबाद में, उनमें रहेगा कौन, उनका भाड़ा कौन देगा, उनके खर्चे कौन उठाएगा, उनकी मेंटेनेंस का क्या होगा, क्या वो भी सऊदी अरब देखेगा? इसलिए कि हम तो पहले ही सऊदी अरब से कह रहे हैं, कभी कहते हैं कराची का एयरपोर्ट ले लो, कभी कहते हैं इस्लामाबाद का एयरपोर्ट ले लो, कभी कहते हैं PIA खरीद लो। यानी सऊदी अरब वालों को हमने ऑलमोस्ट चाइना के बाद हमने सऊदी अरब को पकड़ लिया हर चीज बेचने में। अब वो भी या हबीबी करके निकल जाते हैं, अभी तक उन्होंने भी हमें कोई सही जवाब नहीं दिया है, ना कोई पैसा दिया है। आए थे कई दिनों के लिए, 3 4 दिन रुके, उनके फॉरेन मिनिस्टर उल्टा हमारा ही खर्चा करा दिया, इतना कुछ खा पी के उसके बाद निकल गए ये कहकर कुछ मंथ्स के बाद बताएंगे कि पैसे देने हैं और इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है। अभी तो हम जी सिर्फ यहाँ पर देखने के लिए आए थे कि क्या कुछ यहाँ पे चांसेस हैं जिसपे के इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। वो तो ठीक है, उन्हें करना भी चाहिए, जाहिर है कि उन्हें मालूम है कि इससे पहले हम चाइना को चूना लगा चुके हैं, लेकिन चाइना को हमने लगा लिया चूना, लेकिन सऊदी अरब मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से हमारी बातों में आएगा। खैर चाइना से मुझे याद आया कि नवाज शरीफ साहब जो कि पहले प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, 3 बार के हमारे प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, चौथी बार बनते 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 रह गए। जी हाँ, बिल्कुल गेट तक पहुंच गए थे प्राइम मिनिस्टर हाउस के कि अचानक पीछे से हाफिज साहब ने कहा चलो हटो रास्ता दो, शहबाज शरीफ को लेके जाना है। जी जी, आप लोग समझ गए मैं किसकी बात कर रही हूँ। जी हाँ जी। तो जी नवाज शरीफ साहब चौथी बार भी आने वाले थे प्राइम मिनिस्टर बन के, लेकिन वो आपको मालूम है ना कि लास्ट मिनट पे जो है वो भाई लोग ने कहा कि नहीं हमें तो शहबाज शरीफ चाहिए, इसलिए कि शहबाज शरीफ साहब ज्यादा अच्छे से बात सुनते हैं, ज्यादा फॉलो करते हैं शायद इस वजह से। तो नवाज शरीफ साहब जी अभी फिलहाल जा रहे हैं चाइना, 5 दिन के विजिट पे चाइना जा रहे हैं, और वहां जाकर वो वही बिजनेस की बातें करेंगे, और उसके बाद बातें होंगी कि जी और चाइना के साथ हम क्या कर सकते हैं, CPEC के अलावा क्या कर सकते हैं, और कौन से प्रोजेक्ट्स लगाए जा सकते हैं जिसमें चाइना मान जाए इन्वेस्टमेंट करने के लिए, कि हाँ आप ऐसा कीजिए कि यहाँ से लेकर पाकिस्तान से लेकर और चाइना तक हम एक ब्रिज बना देते हैं, और उसके बाद यहाँ से सामान जाएगा वहां उतरेगा, वहां से सामान आएगा यहाँ उतरेगा, कोई ना कोई कहानी बहरहाल नवाज शरीफ साहब सेट करके आएंगे। क्योंकि नवाज शरीफ साहब का ताल्लुक या कह लीजिए कि हमेशा से बिजनेस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो उनको बिजनेस वगैरह की काफी सारी चीजें पता है, तो यकीनन वो चाइना को कुछ ना कुछ समझा के बोतल में उतार के, गिलास में उतारते हैं कि पता नहीं बोतल में उतारते हैं, ऐसा कोई मुहावरा मैंने सुना है। खैर जिधर भी वो उनको बातों बातों में लगाकर कुछ ना कुछ लेकर ही आएंगे। वो जो कहते हैं ना मोगेम्बो का भतीजा हूँ, कुछ तो लेकर ही जाऊंगा। तो बिल्कुल नवाज शरीफ साहब ने भी यही कहना है कि जी मोगेम्बो का भतीजा हूँ, कुछ ना कुछ तो लेकर ही जाऊंगा। लेकिन लास्ट में ने आपको जो वीडियो यानी भेजा फ्राई था उसमें मैंने आपको बताया था कि मोदी जी ने जो एक अपनी इलेक्शन के दौरान जो उनकी तकरीरें या उनकी जो कंपेन चल रही है उसमें उन्होंने जब बात की थी कि जी कोविड के जमाने में सारी कंट्रीज बहुत परेशान थी, एक भारत ही था जो आगे प्रोग्रेस कर रहा था, वरना हमारे पड़ोसी मतलब भारत के पड़ोसी कंट्री जो है उन्होंने कहा कि आटे की लाइन में थे। और उसके साथ साथ उन्होंने वो कहा वही जो टेररिज्म फैलाते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं किसकी बात कर रहे थे, लेकिन खैर जिसकी भी बात कर रहे थे। लेकिन एक बात और, आजकल मोदी जी का ये एक स्टेटमेंट और चल रहा है, लेकिन मुझे अपने हिंदुस्तानी दोस्तों से पूछना है कि क्या वाकई में मोदी जी ने ऐसी कोई बात की है। इसलिए कि हमारा कुछ मीडिया, सोशल मीडिया कह लीजिए, बल्कि खैर ये TV चैनल भी है, सोशल मीडिया भी है, कुछ इस किस्म की स्टेटमेंट भी चला रहा है जो मोदी जी ने पता नहीं कही है या नहीं कही है। मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। ये पिक्चर जो आपको दिखाई दे रही है, जी हाँ बिल्कुल, और इसमें ये लिखा है जी, हमारे फौजियों के बारे में बात की गई है और कहा गया है कि जी जनरलों के जो मेडल्स हैं देखो तो जैसे सारी दुनिया फतह करके आए हुए हैं, और औकात ये है कि ना ईरान से सस्ता तेल ले सके ना रूस से, इतनी बड़ी फौज का कौम अचार डाले जिनकी सिवाय प्लॉटों के यानी प्लॉट्स जो होते हैं, ये जो घर वर्जा बनाते हैं प्लॉट्स के, कोई और दिलचस्पी नहीं है। नरेंद्र मोदी, क्या मोदी जी ने स्टेटमेंट दिया है? क्या वाकई में मोदी जी ने स्टेटमेंट दिया है? मैं अपने उन तमाम इंडियन फॉलोअर्स से और तमाम इंडियन दोस्तों से पूछ रही हूँ कि प्लीज मुझे बताइए क्या वाकई मोदी जी ने ऐसा कहा है, और अगर ऐसा कहा है तो अगर मुझे उनका कोई क्लिप, कोई वीडियो कुछ मिल जाए
तो मुझे भेज दिएगा। इसलिए कि मुझे लगता नहीं कि मोदी जी ने इतने इतने सख्त किस्म की बातें हमारे बारे में की होंगी और हमारे फौजियों के बारे में। मतलब ठीक है, अलग से कुछ बोल दिया होगा तो बोल दिया होगा, लेकिन ऐसे पब्लिकली उन्होंने मतलब इस तरह से बोला, मुझे कुछ अजीब लगा। लेकिन खैर कोई बात नहीं, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें तो होती ही रहती हैं, ये तो आप लोग जानते ही हैं। मगर खैर, कमिंग बैक टू पाकिस्तान इकोनॉमी, पाकिस्तान की इकोनॉमी सभी जानते हैं, सब बुरा हाल है। हर चीज महंगी हो चुकी है और महंगी होती चली जा रही है। हर दूसरे दिन जो है गोल्ड प्राइस का भी बताया जाता है कि जी बढ़ गई है, फ्यूल प्राइस भी बढ़ चुकी है और कहा यह जा रहा है कि इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ गई है। तो हम क्या करें, इसलिए कि हर जगह ही फ्यूल प्राइस बढ़ी है। लेकिन हम एक बात की जरूर दाद देंगे दुबई वालों को। जी हाँ, दुबई जहां पे आपने देखा कि 2-3 दिन पहले शदीद किस्म की बारिशें हुई और उसके बाद जो फ्लड आया, उसमें लोगों ने देखा कि कई लोगों की गाड़ियां डूब गई, कई लोगों के घर जो थे उसमें पानी चला गया और बहुत बुरा हाल था। लेकिन जस्ट 2 दिन जैसे बारिश रुकी है, उसके अंदर अंदर 48 आवर्स के अंदर दुबई बिल्कुल पहले जैसा हो गया। और लोग हैरान हो गए कि ये वही दुबई है जिसको हमने 2 दिन पहले देखा था, जहां बेताशा बारिशें हो रही थी। और उसके बाद कहा यह गया कि जी एक तरफ तो खैर क्लाइमेट चेंज और एनवायरमेंटल चेंज की भी बात की गई, दूसरी तरफ ये भी कहा गया कि जी आर्टिफिशियल रेन की वजह से ऐसा हुआ। लेकिन खैर जिस वजह से भी हुआ, उस वजह का वो वजह तो खैर मेरे ख्याल है दुबई वाले निकाल ही लेंगे, ताकि आइंदा उन्हें ये प्रॉब्लम ना देखनी पड़े। मगर बेहतरीन बात ये थी जो मुझे लगी, वो ये कि इतनी तेजी के साथ काम किया गया और हर जगह वापस हर चीज वापस अपनी जगह पर आ गई। कि अब अगर कोई देखे और उसने पहले बारिश के टाइम की वीडियोस या क्लिप्स ना देखे हो, तो कोई कह ही नहीं सकता कि दुबई में ऐसा कुछ हुआ था। दुबई में इस तरह से कोई गाड़ियां पानी में चली गई थी या घर लोगों के पानी में चले गए थे या इस किस्म की प्रॉब्लम थी। ये चीज जो है वो यकीनन इस पे दुबई को यकीनन शाबाशी देनी चाहिए, उनकी बड़ी तारीफ होनी चाहिए। बहुत कम बताया जाता है कंट्रीज दुनिया में ऐसी हैं जो इतनी तेजी के साथ अपने आप को ठीक कर लेती हैं, या अपनी कोई भी इस तरह की बारिश वगैरह हो उसके बाद इतनी जल्दी नॉर्मल लाइफ में लोग वापस आ जाते हैं। तो बहरहाल दुबई वापस आया और ये एक बहुत अच्छी बात है। बात हम करेंगे इंडियन इलेक्शंस की भी। और आप जैसे कि जानते हैं इंडिया में इलेक्शंस चल रहे हैं और आज शायद थर्ड डे है या फोर्थ डे चल रहे हैं इलेक्शंस। और बताया यही जा रहा है कि लोग इस वक्त शायद थोड़े कम निकल रहे हैं, लेकिन 12 लोगों को बाहर निकलना चाहिए, वोटिंग का हक इस्तेमाल करना चाहिए। और देखने वाली बात यह है कि इस वक्त दो बड़ी पार्टीज जो हैं उनका बहुत जम के मुकाबला हो रहा है। एक तरफ बीजेपी है और उनके साथ देने वाली जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो हैं, और एक तरफ है कांग्रेस। और यकीनन कांग्रेस के साथ भी कुछ ना कुछ दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज भी होंगी। वैसे हम कोशिश तो कर रहे हैं कि हम अपने मेहमानों को इंडिया से बुलाते रहें और इलेक्शन के ऊपर भी उनसे बात हो, इसलिए कि इंडिया के इलेक्शन जो है वो पाकिस्तान में वाकई में हम लोगों को ज्यादा समझ नहीं आते। वैसे तो हमें कुछ भी समझ नहीं आता, लेकिन इंडियन इलेक्शन तो बिल्कुल ही समझ नहीं आते, इसलिए कि पूरे साल चलते रहते हैं। पाकिस्तान में तो इलेक्शंस होते हैं, एक बार होते हैं और उसके बाद 5 साल तक, या समझे खैर 5 साल गवर्नमेंट तो नहीं रहती, लेकिन फिर भी 5 साल के लिए कहे जाते हैं। एक बार इलेक्शन होके कहानी खत्म हो जाती है। लेकिन भारत में इलेक्शंस पूरे साल होते रहते हैं। हम लोग हर कुछ दिन के बाद सुनते हैं, जब बात करो कि जी क्या हो रहा है, कहते हैं जी इलेक्शन हो रहे हैं, फिर इलेक्शन हो रहे हैं, अभी तो वो थे, अभी तो मोदी जी आ गए थे, नहीं नहीं जी फिर इलेक्शन हो रहे हैं। तो वो जो डिफरेंट डिफरेंट टाइम में पूरे साल इलेक्शंस चलते रहते हैं, वो यकीनन हिंदुस्तानियों के लिए तो नहीं, लेकिन पाकिस्तानियों के लिए काफी कंफ्यूजिंग होते हैं। और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उसे समझ सकें कि आखिर ऐसा क्यों होता है और कैसे होता है। मगर बहरहाल इंडियन इलेक्शंस चल रहे हैं, पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त भारत की तरफ है, पूरी दुनिया इस वक्त देख रही है और इंतजार कर रही है कि आखिर वो दिन कब आएगा जब हम दोबारा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को एक बार फिर प्राइम मिनिस्टर बनते हुए देखेंगे। वैसे कई लोग ये भी कह रहे हैं कि इस बार बड़ा टफ कंपटीशन होगा, लेकिन अच्छा है कंपटीशन टफ हो तभी मजा आता है जीतने का भी। तो वरना तो ऐसा होता है ना कि बस आपको पहले से ही पता है, जैसे पाकिस्तान में होता है कि पहले ही मालूम होता है कि जी आज से ये प्राइम मिनिस्टर है। तो वो वाली चीज तो नहीं होती। 12 इलेक्शन होते हैं, प्रॉपर वोटिंग होती है और उसके बाद ही कोई ना कोई पार्टी जो है वो जीत कर आती है और उसके बाद वो सेलेक्ट करती है कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर किसको बनाना है। तो बिल्कुल ये सारा प्रोसेस जो है किसी भी नॉर्मल कंट्री में होता है पाकिस्तान के अलावा। अगर पाकिस्तान में ऐसा होता तो आप देखते हैं कि जिस तरह से लोगों ने मैंडेट दिया था इमरान खान को, लेकिन प्राइम मिनिस्टर बन गए शहबाज शरीफ। तो हमारे यहाँ तो आपको मालूम है इस किस्म के काम होते हैं। जिस वक्त इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बने थे उस वक्त मैंडेट था नवाज शरीफ के पास। यानी जिसको पब्लिक लाए, जिसको मैंडेट दिया जाए
اس کو نہیں لانا, اس کے علاوہ کوئی بھی آ سکتا ہے پاکستان میں. لیکن ہندوستان میں ایسا نہیں ہوتا. ہندوستان میں جس کو ووٹ دیا جاتا ہے وہی پرائم منسٹر بنتا ہے اور وہی آگے آتا ہے. تو ہم بہرحال ابھی تو خیر بہت ٹائم ہے, جون کی 4 یا 5 کو جا کے پتہ لگے گا کہ کون جیتا اور کون ہارا. اس پہ ہم نظر رکھیں گے, ساتھ ساتھ دوسری نیوز بھی ہم آپ کے پاس لاتے رہیں گے. یہاں سے میں چلتی ہوں, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, ہنستے رہیے, مسکراتے رہیے, اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. تھینک یو.